ओके, आज हम लोग देखेंगे कि हाउ टू ज्वाइन मर्चेंट नेवी। मर्चेंट नेवी में कैसे ज्वाइन करते हैं। क्या आप 10 के बाद मर्चेंट नेवी में जा सकते हो? क्या कॉमर्स या आर्ट्स वाले बच्चे मर्चेंट नेवी में जा सकते हैं? ठीक है। और जो बच्चे 12th में हैं, जो पीसीएम लेके पढ़ाई कर रहे हैं, वो तो जा ही सकते हैं। लेकिन आज हम लोग अदर स्ट्रीम के बारे में भी देखेंगे। क्या कॉमर्स या आर्ट्स के बच्चे या जो बच्चे 10th करके ओनली डिप्लोमा या आईटीआई करते हैं, क्या वो मर्चेंट नेवी में जा सकते हैं? तो आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो हाउ टू ज्वाइन मर्चेंट नेवी, उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन से स्ट्रीम के लोग जा सकते हैं, उसमें कौन कौन से कोर्सेस प्रोवाइड करवाए जाते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग ये देखेंगे। ओके, हाउ टू ज्वाइन मर्चेंट नेवी आफ्टर 10 एंड 12। ठीक है, आफ्टर 10 जीपी रेटिंग कोर्स 6 मंथ। ठीक है, जो बच्चे 10 के बाद डिप्लोमा कर लेते हैं या आईटीआई कर लेते हैं, जो 11 12 नहीं कर सकते हैं ना, वो भी अपना करियर मर्चेंट नेवी में बना सकते हैं। कैसे? 6 मंथ का एक कोर्स होता है जिसको हम लोग बोलते हैं जीपी रेटिंग कोर्स, जनरल पर्पस कोर्स होता है, जो कि 6 मंथ का होता है। आप ये कोर्स आप मुंबई के टॉप इंस्टीट्यूट जैसे TS रहमान, नूसी गोवा, ग्रेट ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ मैरीटाइम स्टडीज, ये सब इंस्टीट्यूट में जाके आप 6 मंथ का कोर्स कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद आप शिप में जाते हो जहां आप अपना करियर बनाते हो मर्चेंट नेवी में। ठीक है, मैं तरीका बताऊंगा कैसे ज्वाइन लिया जाता है। ठीक है, आफ्टर 12 जो बच्चे साइंस लेके पढ़ रहे हैं ना, जिनका साइंस में पीसीएम है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है, वो डीएनएस कोर्स कर सकते हैं, बीएससी नॉटिकल साइंस कर सकते हैं, साथ ही साथ वो बीटेक मरीन इंजीनियरिंग भी कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या होता है, कब कर सकते हैं? देखिए, जो बच्चे 12th में हैं और उनका पीसीएम है स्ट्रीम, उनका पीसीएम में मोर देन 60% होना चाहिए। ठीक है, अगर आपका 60% से ज्यादा है तो आप मर्चेंट नेवी में आने के लिए एलिजिबल हो। ठीक है, तो मैं ये बताऊंगा कि क्या एज क्राइटेरिया है, कितना परसेंटेज चाहिए। वैसे तो परसेंटेज 60 है। ठीक है, मैं आगे बताता हूं क्या क्या करना है। ठीक है, ठीक है, जो बच्चे डीएनएस करना चाहते हैं या बीएससी नॉटिकल साइंस करना चाहते हैं या बीटेक मरीन इंजीनियरिंग करना चाहते हैं आफ्टर 12 के बाद, तो उनको कौन कौन सा एग्जाम देना पड़ता है? तो 2 मेन एग्जामिनेशन होते हैं, एक होता है IMU CET और एक होता है स्पॉन्सरशिप टेस्ट। फर्स्ट हो गया आपका IMU CET, सेकेंड हो गया स्पॉन्सरशिप टेस्ट। ये जो IMU CET है, ये इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी के द्वारा ये एग्जाम करवाया जाता है। ठीक है, ये एग्जाम में टोटल 200 क्वेश्चंस रहते हैं, जिसको आपको सॉल्व करना पड़ता है 180 मिनट में। ठीक है, इसमें 200 क्वेश्चंस रहते हैं जिसको आपको सॉल्व करना पड़ता है 180 मिनट में। आपको 3 आवर दिया जाता है 200 क्वेश्चंस करने के लिए। ठीक है, ये बहुत ज्यादा हार्ड एग्जाम नहीं होता है। जो आपने 11 12 में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ा है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस रहते हैं और कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल सब्जेक्ट जैसे कि इंग्लिश हो गया, आपका रीजनिंग हो गया, आपका जीके हो गया। ठीक है, ये कुछ एडिशनल सब्जेक्ट है जहां पूछा जाता है IMU CET में। ठीक है, ये फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से, रीजनिंग से, इंग्लिश से और जीके से क्वेश्चंस रहते हैं जो IMU CET में आपको देना पड़ता है ये एग्जाम। ठीक है, जब ये एग्जाम आप दे देते हैं ना, तो आपको फिर स्पॉन्सरशिप टेस्ट देना पड़ता है। ठीक है, स्पॉन्सरशिप टेस्ट क्या होता है? स्पॉन्सरशिप टेस्ट एक तरह का एक प्लेसमेंट टेस्ट है। ठीक है, आप मर्चेंट नेवी में अगर डीएनएस में जाना चाहते हो ना, तो आपको स्पॉन्सरशिप टेस्ट देना जरूरी होता है। आपको बीएससी में भी जाना है या बीटेक में भी जाना है, स्पॉन्सरशिप टेस्ट देना जरूरी होता है। बट इसमें क्या है, जो बच्चे बीएससी करते हैं या बीटेक करते हैं ना, वो IMU CET भी डायरेक्ट दे के आप इंस्टीट्यूट में आप जाके बीएससी कोर्स और IMU CET कोर्स भी कर सकते हैं। फिर क्या होगा कि जब आप पढ़ाई करते हो बीएससी का 3 ईयर का और जो बीटेक कोर्स है 4 ईयर का, तो उस टाइम पे क्या आती है, स्पॉन्सरशिप के लिए कंपनी आती है, विजिट करती है प्लेसमेंट के लिए, या आप उस टाइम पे भी आप स्पॉन्सरशिप ले सकते हैं। बट यहां एक्सेप्शनल है डीएनएस के लिए। डीएनएस
जो होता है विदाउट स्पॉन्सरशिप का नहीं किया जाता है। अगर आप डीएनएस कर रहे हो किसी भी इंस्टीट्यूट से विदाउट स्पॉन्सरशिप से, देन वो आपके साथ फ्रॉड हो सकता है, आपको जॉब नहीं मिलेगा। इसीलिए जो बच्चे डीएनएस करना चाहते हैं उनको मैं यही सलाह दूंगा, जब आप IMUCT क्लियर कर लेते हैं आपको स्पॉन्सरशिप टेस्ट देना चाहिए। स्पॉन्सरशिप टेस्ट क्या होता है? एक तरह का प्लेसमेंट टेस्ट होता है जो कि डिफरेंट शिपिंग कंपनी करवाती है, जैसे कि ग्रेट ईस्टर्न इंस्टीट्यूट, फिर एंग्लो ईस्टर्न, फिर हो गया स्कॉर्पियो, हो गया फ्लीट मैनेजमेंट, हो गया। ये सब क्या है? ये सब शिपिंग कंपनी है जो अपना एक टेस्ट लेती है और उस टेस्ट को बोला जाता है स्पॉन्सरशिप टेस्ट। ठीक है, जब आप स्पॉन्सरशिप टेस्ट दे देते हो, इनका भी जो नॉर्मल सिलेबस होता है वो फिजिक्स ही होता है। फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, मैथ हो गया, जीके हो गया, फिर रीजनिंग हो गया और इंग्लिश हो गया। ये सब जनरल एप्टीट्यूड है। ये जो है ना जनरल एप्टीट्यूड पूछे जाते हैं। और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जो कि 11-12 के लेवल का रहता है, लेकिन हार्ड नहीं होता ये एग्जामिनेशन। ठीक है, IMUCT भी हार्ड नहीं है ना स्पॉन्सरशिप हार्ड है। जो बच्चे 11-12 अच्छा से पढ़े हैं ना, वो दोनों एग्जामिनेशन को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, जब आप मान लो कि आप IMUCT दे दिए, ठीक है, IMUCT देने के बाद आप स्पॉन्सरशिप टेस्ट दिए, ठीक है, मान लो आप स्पॉन्सरशिप टेस्ट जो दिए फ्लीट मैनेजमेंट का दिए, ठीक है, फ्लीट मैनेजमेंट का आप एग्जाम दिए, ठीक है, जो कि एक शिपिंग कंपनी ये टेस्ट करवाए। जब आप ये स्पॉन्सरशिप टेस्ट को क्लियर कर लेते हो ना, तो आपको वो बुलाते हैं इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू में भी 2 पार्ट होता है, नॉन टेक्निकल, एक होता है टेक्निकल। टेक्निकल में क्या होता है? फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से नॉर्मल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जीके से नॉर्मल पूछे जाते हैं। ठीक है, इसमें शिप नॉलेज से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सी रूट्स के बारे में पूछे जाते हैं, न्यूटन्स लॉ बताओ, बॉयल्स लॉ बताओ, हुक्स लॉ बताओ, ये सब नॉर्मल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर बताओ, ये सब नॉर्मल क्वेश्चंस जो कि टेक्निकल क्वेश्चंस है, ये जो पूछे ही जाते हैं। ठीक है, नॉन टेक्निकल में क्या पूछे जाते हैं? नॉन टेक्निकल में ये पूछा जाता है कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, व्हाई यू वांट टू ज्वाइन मर्चेंट नेवी, व्हाई शुड आई हायर यू, ठीक है, हु इज योर रोल मॉडल। ये सब क्या है? नॉन टेक्निकल क्वेश्चंस है। आपका फादर्स के बैकग्राउंड के बारे में पूछेंगे। ठीक है, ये भी पूछेंगे कि आपके जो फादर है अगर वो बिजनेस कर रहे हैं तो आप बिजनेस में क्यों नहीं घुसना चाहते, मर्चेंट नेवी में क्यों नहीं आना चाहते, क्यों आना चाहते हो। ठीक है, तो ये सब क्या नॉर्मल इंटरव्यू पूछे जाते हैं आपके बारे में, कुछ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के बारे में, शिप नॉलेज से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कुछ जीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जब आप इंटरव्यू को क्लियर कर लेते हो तो आपको मेडिकल के लिए बुलाया जाता है। ठीक है, मेडिकल में क्या होता है? आपका जो आईसाइट है 6/6 होना जरूरी है और जो ईयर होता है आपका वो क्लीन होना चाहिए। ठीक है, ये 2 इंपॉर्टेंट मेडिकल के फैक्टर है। ठीक है, ये जरूर करवाए। जिनका आई सही नहीं है, जो स्पेक्टिकल्स पहनते हैं, वो अपने एक बार डॉक्टर से जाके कंसल्ट करे, वो एक बार जाके दिखाए कि 6/6 है कि नहीं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। ठीक है, मैं ये पहले ही बता दिया लेकिन मैं फिर से एक बार बता रहा हूं। जो बच्चे डीएनएस करना चाहते हैं उनके 12th में जो पीसीएम है उनको 60% होना ही चाहिए और इंग्लिश में 50% होना चाहिए, ये मैंडेटरी है। और एज जो होना चाहिए 17 से लेकर 25 तक का बीच में होना चाहिए और आईसाइट शुड बी 6/6। ठीक है, जो बच्चे डीएनएस करना चाहते हैं, ये जो बच्चे बीएससी करना चाहते हैं उनके लिए भी ये सेम क्राइटेरिया फॉलो होता है। ठीक है, जो बच्चे मरीन इंजीनियरिंग करना चाहते हैं उनके लिए क्या होना चाहिए कि 12 पीसीएम में 60% चाहिए होता है, इंग्लिश में 50% चाहिए होता है और एज शुड बी 17 से 25 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, ये तो बात हो गई डीएनएस के लिए कि 60% चाहिए, इंग्लिश में 50% चाहिए, एज जो होना चाहिए 17 से 25 और आईसाइट शुड बी 6/6। ठीक है, जो डीएनएस बीएससी या मरीन इंजीनियरिंग करना चाहते हैं उनको IMUCT और साथ ही साथ स्पॉन्सरशिप टेस्ट देना पड़ता है, फिर आपको इंटरव्यू में जाना पड़ता है, फिर आप मेडिकल देते हो, फिर आप जाके कोर्स करते हो। लेकिन जो बच्चे 10 के बाद देना चाहते हैं, जीपी रेटिंग कोर्स करना चाहते हो, उसका क्या IMUCT होता है? नहीं। जो बच्चे 10 के बाद जो जीपी रेटिंग का कोर्स करना चाहते हैं 6 महीने का, उनके लिए IMUCT का रिक्वायरमेंट नहीं है। उनके लिए क्या होता है कि एकेडमिक एग्जाम होता है, जैसे कि TS रहमान, नूसी गोवा, ग्रेट ईस्टर्न इंस्टीट्यूट, ये सब क्या करवाती है? एक अपना एकेडमिक एग्जामिनेशन करवाती है, जहां आप जाकर ऑफलाइन या ऑनलाइन एग्जाम देते हो फॉर्म भरने के बाद। जब आप उनके एग्जाम को क्लियर कर लेते हो, एकेडमिक एग्जाम को जब आप लोग क्लियर कर लेते हो ना, तो आपको बुलाया जाता है इंटरव्यू के लिए।
इंटरव्यू में भी आपका नॉन टेक्निकल टेक्निकल रहता है, जिसमें आपसे नॉर्मल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। जो आईटीआई किए हैं वो आईटीआई से रिलेटेड कुछ एक दो क्वेश्चन पूछ लेंगे, ठीक है। तो वो नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाते हैं 9 10 के फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से, है ना। और फिर नॉन टेक्निकल जैसे कि अपने बारे में बताओ, अपने फादर्स के बारे में बताओ, ठीक है, तुम क्यों मर्चेंट नेवी में आना चाहते हो, वो सब क्वेश्चंस भी पूछते हैं, ठीक है। तो ये जीपी रेटिंग के लिए मैं बता दिया कि उसके लिए कोई एकेडमी, उनके लिए आईएमयूसीटी देना नहीं पड़ता है। हाँ, उनके लिए स्पॉन्सरशिप टेस्ट होता है, वो स्पॉन्सरशिप टेस्ट देते हैं। जैसे ग्रेट ईस्टर्न क्या उनका स्पॉन्सरशिप टेस्ट होता है। अगर आप उसका स्पॉन्सरशिप टेस्ट कर लेते हो कंप्लीट, तो फिर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। इंटरव्यू देने के बाद आप उनका मेडिकल को क्लियर करते हो, ठीक है। सलून रेटिंग 10 के बाद या 12 के बाद आप अगर सलून रेटिंग में जाना चाहते हो तो आप, ये आपके लिए आप एलिजिबल हो। जो बच्चे 10th में या 12th में, और कोई भी स्ट्रीम चलेगा, पीस ये अपना जो साइंस लेके पढ़े वो भी जा सकते हैं, कॉमर्स लेके पढ़े वो भी जा सकते हैं, जो आर्ट्स लेके पढ़े वो भी जा सकते हैं, ये सलून रेटिंग में, ठीक है। सलून रेटिंग में जैसे चिपकुक हो गया, स्टीवर्ड हो गया, उसका रैंक में आपको जाना पड़ता है, ठीक है। अब क्या देखेंगे, कैन कॉमर्स एंड आर्ट्स स्टूडेंट ज्वाइन। क्या मर्चेंट नेवी क्या सिर्फ साइंस वालों के लिए ही है? नहीं, ये कॉमर्स और आर्ट्स स्टूडेंट भी जा सकते हैं मर्चेंट नेवी में, अपना करियर बना सकते हैं, वर्ल्ड घूम सकते हैं, ठीक है, डॉलर में पैसे भी कमा सकते हैं, ठीक है। यस, बट ओनली फॉर जीपी रेटिंग और सलून रेटिंग कोर्स जा तो सकते हैं, लेकिन वो डीएनएस कोर्स नहीं करते हैं, ना वो मरीन इंजीनियरिंग कोर्स करेंगे, ना ही वो बीएससी कोर्स कर सकते हैं, ठीक है। उनके लिए है तो सिर्फ जीपी रेटिंग कोर्स है और सलून रेटिंग कोर्स है, ठीक है। जीपी रेटिंग जो कि 6 मंथ का कोर्स होता है, मैं पहले बताया था आपको, जो कि 6 मंथ का कोर्स होता है। जो बच्चे कॉमर्स या आर्ट्स से पढ़े हैं वो जीपी रेटिंग कोर्स करके अपना लाइफ को मर्चेंट नेवी में बना सकते हैं, अपना करियर मर्चेंट नेवी में बना सकते हैं, ठीक है। यहां देखिए लिखा हुआ है कि नॉट एलिजिबल फॉर ऑफिसर लेवल कोर्सेस लाइक डीएनएस और मरीन इंजीनियरिंग। जैसे मैं बताया आपको, जो कॉमर्स आर्ट्स के जो बच्चे हैं ना, वो एलिजिबल नहीं होते ऑफिसर्स लेवल के जो कोर्सेस होते हैं, जैसे कि डीएनएस या मरीन इंजीनियरिंग या बीएससी और बीएससी, ठीक है। वो सिर्फ जीपी रेटिंग कोर्स ही कर सकते हैं या सलून रेटिंग कोर्स, ठीक है। वो कैन ज्वाइन एज सीमेन, कुक या स्टीवर्ड, ठीक है, वो जा सकते हैं इसमें। आगे बढ़ते हैं अब, कोर्सेस पाथवे, ठीक है, कोर्स पाथवे बाय स्ट्रीम, ठीक है। साइंस स्ट्रीम के जो बच्चे हैं ना, वो डीएनएस कर सकते हैं, बीएससी नॉटिकल साइंस कर सकते हैं। अगर ये 2 कोर्स करते हैं, डीएनएस या बीएससी नॉटिकल साइंस, तो वो डेक डिपार्टमेंट में जाते हैं, वो डेक ऑफिसर बनते हैं। डेक ऑफिसर सबसे पहले कैडेट बनेंगे, फिर वो 3rd ऑफिसर बनेंगे, फिर 2nd ऑफिसर बनेंगे, फिर चीफ ऑफिसर बनेंगे, फिर कैप्टन बनेंगे। ये प्रोसेस होता है जो कि डेक साइड के लोगों के लिए होता है, ठीक है। लेकिन जो बच्चे बीटेक मरीन इंजीनियरिंग करते हैं ना, वो सिर्फ इंजन ऑफिसर बनते हैं, इंजन डिपार्टमेंट में ही जाते हैं। जहाज में 2 डिपार्टमेंट होता है, एक डेक डिपार्टमेंट, एक होता है इंजन डिपार्टमेंट। तो आप जो बच्चे बीटेक मरीन इंजीनियरिंग किए हुए हैं, वो इंजन डिपार्टमेंट में जाके इंजन ऑफिसर वो बनते हैं, ठीक है। और एनी स्ट्रीम कोर्स, जैसे एनी स्ट्रीम में कौन सा, कॉमर्स हो गया, आर्ट्स हो गया, या 10 के बाद जो बच्चे आईटीआई किए हैं, 11 12 नहीं किए हैं, है ना, जो 10 के बाद डिप्लोमा किए, वो भी जाके कर सकते हैं। जिनके लिए जीपी रेटिंग कोर्स है, वो क्रू रैंक में जाते हैं, वो डेक साइड में भी रह सकते हैं या इंजन साइड में भी रह सकते हैं। क्रू डेक साइड में भी होते हैं और इंजन साइड में भी होते हैं। जब आप जीपी रेटिंग कोर्स करेंगे तो उस टाइम से आपसे पूछा जाएगा कि आपको डेक साइड में जाना है या इंजन साइड में जाना है। आपको जिस साइड में इंटरेस्ट हो आप उस साइड में जरूर जाइएगा, ठीक है। और जो सलून रेटिंग, वो कुक या स्टीवर्ड में जाते हैं, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट एग्जाम मैं ऑलरेडी डिस्कस कर दिया हूं, इंपॉर्टेंट आईएमयूसीटी होना चाहिए। आईएमयूसीटी मस्ट बी क्लियर। आपके पास अगर स्पॉन्सरशिप नहीं है लेकिन आईएमयूसीटी है, तो आप बीएससी या मरीन इंजीनियरिंग आराम से कर सकते हो, ठीक है, आप ये आराम से कर सकते हो। लेकिन अगर डीएनएस करना है तो आईएमयूसीटी तो होना ही चाहिए, ये मैंडेटरी है। साथ ही साथ आपके पास स्पॉन्सरशिप भी होना चाहिए, ठीक है। विदाउट स्पॉन्सरशिप डीएनएस करने का कभी गलती ना करे, ठीक है, ना तो आप फंस सकते हैं, आपको जॉब नहीं मिलेगा, कोर्स करने के बाद आपको ढूंढना पड़ेगा, जॉब ढूंढना पड़ेगा, आपको सीवी भेजना पड़ेगा, तो उस टाइम पे बहुत लफड़ा होता है, ठीक है। तो विदाउट डीएनएस कोर्स ना, विदाउट स्पॉन्सरशिप डीएनएस कोर्स ना करें, ठीक है।
स्पॉन्सरशिप टेस्ट जो कि कंडक्टेड करवाया जाता है आपको शिपिंग कंपनी के द्वारा, मैं जैसे पहले बता दिया, ठीक है। स्पॉन्सरशिप टेस्ट जो कि एक तरह का प्लेसमेंट टेस्ट होता है वो कंडक्ट किया जाता है शिपिंग कंपनीज के द्वारा, ठीक है। जैसे कि एंग्लो ईस्टर्न हो गया, ग्रेट ईस्टर्न हो गया, सिनर्जी हो गया, तो लानी मैरीटाइम इंस्टीट्यूट, TMI अपना इंस्टीट्यूट का भी सबसे पहले एग्जाम लेती है, ठीक है। एकेडमिक एग्जाम लेती है। जब आप उसके एकेडमिक में अगर सिलेक्शन हो जाता है आपका, तो इसके बाद बहुत सारा प्लेसमेंट करने के लिए कंपनी आती है, शिपिंग कंपनी, फिर उनका स्पॉन्सरशिप टेस्ट देना पड़ता है। स्पॉन्सरशिप टेस्ट जब क्लियर कर लेते हैं तो फिर आपको प्लेसमेंट मिल जाता है, ठीक है। ये प्रोसेस होता है इनका। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर किसी भी तरह का दिक्कत हो तो जरूर कमेंट में बताइएगा, और जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग से जो आपको पढ़ना चाहिए IMUCET के लिए, स्पॉन्सरशिप के लिए, ठीक है। जो कि ये जो सब्जेक्ट होंगे वो स्पॉन्सरशिप IMUCET दोनों के लिए होंगे, और कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा जिसको आपको पढ़ना चाहिए अगर आपको अच्छा रैंक लाना है IMUCET में, तो ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं दूसरे वीडियो में।